हाय दोस्तों, हम आज एक नए मेहमान के साथ जुड़े हैं जिनकी एक हाल ही में किताब है जिसका नाम है नॉलेज सोसाइटी। जनाब हुमायूं मुंशी के साथ हम बैठे हैं। चलिए जानते हैं इस किताब के बारे में। इस किताब में आपने सबसे बड़ी बात कही है कि मुसलमानों को टेक्निकल एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन का ध्यान देना है, तो उसको लेकर क्या नजरिया आपने पेश किया? बेसिकली ये जो 21st सेंचुरी है ये स्पेस और इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहलाती है और इसकी बुनियाद लेटेस्ट साइंस और टेक्नोलॉजी, और इसके बिना आपकी इकोनॉमी में या इंडस्ट्री में कदम रखना नामुमकिन है। दूसरा ऐसा है कि कई जमाने से नॉलेज डिवाइड है, पर ये जमाना ये ग्रेट नॉलेज डिवाइड कहता है, क्योंकि यहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी और बहुत ही बारीकी से स्पेशलाइजेशन की तरफ गए हैं, तो जिसके लिए एक एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिस्टम से, हालांकि उसका आउटपुट सिर्फ 15% है, तकरीबन 80% जो बच्चे या तो फेलियर उनके माथे पे है या ड्रॉप आउट्स हैं वो, या वो क्रॉस भी कर लेते हैं, तो उनका वो एजुकेशन कुछ मायने नहीं रखता आज के साइंस और टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री के जमाने में। इसलिए मुझे लगता है कि बेसिकली इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को फिर से रिव्यू करने की जरूरत है। हालांकि सच अगर मुझे पूछो तो पूरा नए सिरे से इसके बारे में सोचने की और रिव्यू करने की जरूरत है, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्टेट के सेंटर और स्टेट की डिपार्टमेंट के पॉलिसी की बात है। 21st सेंचुरी में अभी जो नई 2020 एजुकेशन पॉलिसी आई उससे बहुत फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं। मतलब आज इसी एजुकेशन सिस्टम को इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लिए वो ताल मिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो कहा कि 80% जो बच्चे बाहर फेंके गए सिस्टम से, उनको इस सिस्टम में लाने का तरीका कोई इसमें बारे में नहीं, सिर्फ ड्रॉप आउट के बारे में नहीं कह रहा मैं। 80% बच्चे इस स्कूल से निकलने वाले ये कामयाब नहीं है, ये इंडस्ट्री में सेट नहीं। ये ज्यादातर सारे के सारे बच्चे ये मैं कहता हूं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ही तैयार होते हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाते हैं। और आज तो ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या उनके लिए है? स्किल कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसीलिए फिर से हमें वो 80% बच्चों के बारे में सोचने की जरूरत है, और आज की ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये उनके लिए कोई जस्टिस दे सकती है, ऐसा मुझे नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात जिसने कि वो स्किल डेवलपमेंट की बात कर, हम एजुकेशन पॉलिसी को लेकर जब बात करते हैं तो स्किल डेवलपमेंट सबसे पहले आता है। तो स्किल डेवलपमेंट को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का क्या नजरिया है? इसके साथ साथ जो आजाद तंजीमें हैं वो इसको लेकर कुछ प्रोग्राम बना रही है क्या? आपकी नजरों में कुछ आया है? नहीं, मैं बेसिक बात ये बोल रहा हूँ कि देखिए, नॉलेज किसी चीज का बेस है, स्किल ये बहुत सेकेंडरी चीज है, मतलब अप्लाइड बात है, ठीक है। और आज की जो साइंस और टेक्नोलॉजी है, आप वो फिर रोबोटिक्स लीजिए, जेनेटिकल साइंस लीजिए, किसी भी प्योर साइंस के लिए, या इवन अप्लाइड साइंस के अंदर भी इतना एब्स्ट्रैक्शन आया है, उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आई है कि उसके बिना मुझे लगता नहीं कि 21st सेंचुरी के लिए आप कुछ कर सकते हैं। तो ये जो स्किल की बात हो रही है, अब हैंड स्किल तो खत्म हुए सारे, कंप्यूटर की बात नहीं, आप किस स्किल की बात कर रहे हैं? और सबसे बड़ा बात उसमें और एक नई डिस्कशन निकल के आया है कि हम जब इल्म और नॉलेज या फिर एजुकेशन और नॉलेज की जब बात हम करते हैं, विजडम की बात करते हैं, तो नॉलेज नाम की जो एक क्या फिलोसफी थी वो आउटडेटेड होते जा रही है और लोग इन्फॉर्मेशन बेस्ड बनते जा रहे हैं। लोगों के पास अगर इन्फॉर्मेशन है, इंफोटेनमेंट होगा, इन्फॉर्मेलॉजी होगा, तो इन्फो के ऊपर बेस बना है, और एजुकेशन का जो हमारा है वो नॉलेज देता नहीं है, हमको एजुकेशन देता है, और मार्क बेस्ड एजुकेशन है वो पेपर के बारे में। तो इसको लेकर भी आपने तस्करा किया, उसमें एक ऑप्शन दिया है, उस ऑप्शन के बारे में हमको बताओ। मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में मैं जिस एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, जिसमें एक इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक अप्रोच है, आज जो सेग्रीगेट हमने कंपार्टमेंट बनाए जो नॉलेज के, आज 21st सेंचुरी की पॉलिसी में उन्होंने कहा है कि अभी आर्ट साइंस कॉमर्स नहीं रहेंगे। जी, उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, किसी भी कॉलेज में मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम आप आए, मतलब आपको जरूरी नहीं है कि आपका मैथ्स है, कि आपका साइंस है, कि आर्ट में कोई सब्जेक्ट है। नॉलेज एक्चुअली होल है, वो हमने कन्वीनियंस के लिए उसको डिवाइड किया, लेकिन हमने कंपार्टमेंटलाइज इतना किया, वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किया।
मतलब ये सारी चीजें हमने क्यों की? उन्होंने ऐसा माना कि एक ही छोटी चीज में अगर आप एक्सपर्ट होते हैं तो प्रोडक्टिविटी जाते, एफिशिएंसी जाते, उनको नॉलेज से कोई लेना नहीं जाता, इंसान बनाने से उनको कोई देना नहीं जाता। किताब में सबसे बड़ी बात एक है, सियासत को लेकर आपने बहुत काफी लंबा नजरिया पेश किया है और एक अलग नजरिया पेश किया है। तो ये जो नजरिया है आज के, जब हम मेजोरिटी पॉलिटिक्स में जब हम बात करते हैं, मुसलमानों को पेश किया, फिर बहुजन परंपरा की हम बात करते हैं, बहुजन समुदाय की हम बात करते हैं, तो इस मेजोरिटी पॉलिटिक्स में बहुजन संप्रदाय और बहुजन परंपरा कहाँ है? नहीं, देखिए, बहुजन परंपरा में आप अगर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर परंपरा फिरा कुछ नहीं होती, पावर होती है। और पावर है डेमोक्रेसी में, आप कितने तादाद में लोग जिता सकते हैं और आप कितने मास को अपनी तरफ खींच सकते हैं, उसके लिए यही मायने रखते हैं। ये सच्चाई है, समझे? तो इस हिसाब से फिर वो कम्युनल बन के हम लोग उस वोट को जिताएंगे या पैसे बांट के जिताएंगे या किसी और अस्मिता के इशू पर लोगों को खिलाएंगे, ये मायने रखता है। ना इसे बहुजन परंपरा से उनको लेना देना है, ना किसी बात जो उनको चलती है वो चलाए, सत्ता की। हाँ, ये पॉलिटिक्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और इससे कुछ भला होगा नहीं, और ये पॉलिटिक्स हमें करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने और दूसरी बात उसमें कही कि मुसलमानों को ताल्लुक से लेकर सियासत से अलग रहकर आपको बेसिक एजुकेशन पे और बेसिक स्किल पे और कारोबार पे ध्यान देना है। ये अलग रखने की बात नहीं है। देखिए, आप डेमोक्रेसी में रहते हैं तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है क्या पॉलिटिक्स करें, लेकिन अब पॉलिटिक्स कौन सा होना चाहिए ये बात अलग है। मतलब आज का जो डिविजन और कम्युनल पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के खिलाफ है हम लोग। लेकिन अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, नए समाज बनाने की बात करते हैं, 21st सेंचुरी में जो नई दुनिया उभर रही उसकी बात अगर कर रहे हैं तो इसके लिए पॉलिटिक्स लगेगा। तो उससे हम लोग हट के रहने की मैं बात नहीं कर रहा। हालांकि मैं एक अलग पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ जो खास करके 5th और 6th चैप्टर में मैंने जो कहा है, उसकी बुनियादी बातें उसके अंदर मैंने कही है जो ये पॉलिटिक्स में वो नहीं आता, समाधान नहीं, ये नई पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात आपने इसमें कही है कि इतिहास के जो विवाद होते हैं, आए दिन राजनीतिक विवाद होते हैं, उससे दूर हटकर आपको कुछ करना है। आप किराने पाठकों को आपने समझ लिया, तो उस बारे में हमको थोड़ा सा तस्वीर बताएं। देखिए, हम इतिहास के प्रोडक्ट हैं, हम आज जो है उसका इतिहास का प्रभाव है, डेफिनेटली उससे कोई नकारा नहीं जा सकता। लेकिन आप इतिहास के वारिस होने की जरूरत नहीं, इतिहास के हकदार होने की जरूरत नहीं, और सारी चीजें इतिहास में ढूंढ के उसके बदले की या उसे आगे बढ़ाने की बात करने की जरूरत नहीं। इतिहास के लिए हमें तटस्थता चाहिए, इतिहास को समझने की जरूरत है। लेकिन आज के जो मसले हैं वो आज के मसले हैं, उनको हल करने की हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ आज मैं ऐसा देख रहा हूँ कि इतिहास का सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है ये हमारी डीवीसी और कम्युनल पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के, तो मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूँ। इतिहास की तरफ एक नए नजरिए की मैं बात कर रहा हूँ, जो नया नजरिया इंसानियत का होता है, और इतिहास को इतिहास की तरह देखना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। आज का जो इतिहास है वो इस तरह से रखा नहीं गया, इसके रिव्यू करने की जरूरत है। क्योंकि कम्युनल पॉलिटिक्स में जब इतिहास की हम बात करते हैं तो उसको अलग रखा नहीं जा सकता, क्योंकि वो रोजमर्रा की अफेक्ट करता है हमारी जिंदगी को। कुछ जगह पे हमले हो रहे हैं, कुछ जगह पे लोगों को मारा काटा जा रहा है, कुछ जगह पे इस तरह के खतरनाक थ्रेट हो रहे हैं जिसको इतिहास को हम भुला ही नहीं जा सकता। और इतिहास को अगर भुलाना है, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं जालियांवाला बाग को लेकर इतना विवाद चल रहा है कि जालियांवाला की स्मृतियां को क्यों मिटा रहे हैं, तो ये भी एक चीज निकल के आती है ना इतिहास में। नहीं, ये तो हर सत्ताधारी पार्टी ये करती है, दुनिया में ऐसा हुआ है। कहाँ भी सत्ताधारी जो पार्टी है वो अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से इतिहास को रीराइट करती है। तो आज जो लोग हैं वो भले तुम्हें क्या चाहिए इसके मुताबिक इतिहास को थोड़ी करेंगे। आज उनके पास सत्ता है तो उनके लिए जो सुटेबल इतिहास चाहिए वो इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो इसमें ये डेफिनेटली पॉलिटिक्स है। इस पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए हमें सोचना चाहिए। तो सिर्फ इतिहास को रीराइट करने की कोशिश करके होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। ये पॉलिटिक्स को जवाब देना पड़ेगा इसके लिए आखिर देखिए, डेमोक्रेसी में जनता तुम्हारी फाइनल है, तो जनता में जाना चाहिए, जनता की इश्यूज को समझने की जरूरत है। और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर जिस तरह से इलेक्शंस हो रहे हैं ये काफी कॉम्प्लिकेटेड इशू है, लेकिन मैं इलेक्शन के बारे में भी फिर से नए सिरे से सोचने की जरूरत है ऐसा मुझे लगता है। आज जिस तरह से इलेक्शन हो रहे हैं सिर्फ उसमें हिस्सेदारी करके हमको ये मसला हल होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। किताब के आखिर में आपने उर्दू के बारे में सवाल रखा है कि उर्दू को मुसलमानों ने अपनाना चाहिए, उसको जिंदा रखना चाहिए, और मुसलमानों ने और दीगर कम्युनिटी ने उर्दू को बढ़ाना चाहिए। तो इस बारे में जैसे जिस तरह से होता है कि आज आए दिन होता है कि उर्दू मुसलमानों की लैंग्वेज है, तो ये कंसेप्ट में आप इसको जिसको आपने जो तस्करा रखा है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, उर्दू कोई बाहर से आई हुई लैंग्वेज नहीं है, वो यहाँ जन्मी है, यहाँ ही बड़ी हुई है। और ना हिंदू की ना मुसलमानों की सारे लोग उसको अपनाया करते थे, लेकिन एक अरसे के बाद में ये बनाया गया है कि ये उर्दू की लैंग्वेज मुसलमानों की लैंग्वेज है।
और उसके पीछे एक पॉलिटिक्स है। मतलब मुसलमानों के सारे सिंबल्स को, सारे इतिहास को, सारी संस्कृति को, धर्म को एक सेग्रीगेट करने की और अलग काटने की जो कोशिश है, उसी में लैंग्वेज की भी एक बात है। लेकिन फिर भी आज एक बात सच है कि ये सच्चाई है कि उर्दू स्कूलों में जाने वाले मुसलमान जी, तो उनकी एजुकेशन का और लड़कियां ज्यादा 70% लड़कियां उर्दू स्कूलों में जाती हैं, तो उस लैंग्वेज से लगाव है, तो वो एजुकेशनल तुम्हारे अपलिफ्टमेंट से भी जुड़ी हुई है, न सिर्फ कल्चर से। इसलिए उसकी एक अहमियत मुसलमानों के लिए है, डेफिनेटली ऐसा मुझे लगता है। ये तो थे हमारे सवाल। आप इसमें किताब में क्या कोर पॉइंट चाहते थे और पाठकों को और इसको लोगों को देखिए इसमें? मेरा कहना ऐसा है कि देखिए, ये सोसाइटी को मैं नॉलेज सोसाइटी कहता हूँ, और आप पॉलिटिक्स करके पावर में जाना या पावर के साथ हिस्सेदारी करना ये जरूरी भी है, तो मुसलमानों के लिए आज उसकी कोई मुझे मायने नहीं है। कोई आपको नजदीक करेगा नहीं, ना आपको कोई इस तरह से पार्टिसिपेशन देगा, ना आप इस तरह से मिला पाएंगे। लेकिन आपके लिए ये साइंस और टेक्नोलॉजी एक नई दरवाजे खुले, नया रास्ता उसने खोल दिया है, जो बस तुम्हें एक लगन के साथ, एक पैशन के साथ बेसिक फंडामेंटल साइंस, मैथमेटिक्स और जितने भी अलग अलग नॉलेज के फिरके हैं, शाखाएं, उसके अंदर बस आपको इतना ही चाहिए। कैपिटल की कोई जरूरत नहीं है, आपकी जिगर कितना है, आप कितना पढ़ना चाहते हैं, इतना ही है। और मुसलमानों के लिए एक अपॉर्चुनिटी ऐसा मुझे लगता है कि इस वक्त जो बाकी की चीजें आपको करना नामुमकिन है, इस वक्त तालीम में अगर ध्यान देंगे आप, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस खड़े करेंगे और सारे हमारे अंदर जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं वो भी इस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे, तो मुसलमानों के लिए ये नॉलेज सोसाइटी का हिस्सा बनने के असर मुझे नजर आते हैं। तो उधर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, तो मुझे लगता है। शुक्रिया हमारे डेक्कन पेज के लिए बात करने के लिए। नॉलेज सोसाइटी किताब आप खरीदे, हुमायूं मुस्लिम किताब बहुत बेहतरीन अंदाज से लिखी है, और अगले शो में हम देखेंगे और नई किताब के साथ। तब तक शुक्रिया।